साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में राष्ट्रीय न्यूज ही मूलतः रहती है, राष्ट्रीय व्यवस्था से ही जोड़कर पूछता है। साइमन कमीशन दोहरी शासन का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो दोहरी शासन थी, प्रांतों की शासन के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए, जिसको डॉकर्ची गवर्नमेंट कहता है। डॉकर्ची गवर्नमेंट का जन्मदाता किसको माना जाता है? लियोनेल कार्टेस। बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है। तो इस शासन का अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष पर एक कमेटी गठन होगा। 1919 का एक्ट कब से लागू होता है? 1921 में। लेकिन एक्ट 1919 में तो पारित हुआ था, इसको लागू भले ही 1921 में किया गया। तो 1919 में 10 जोड़िए, कितना होता है? 29। तो 29 में ब्रिटेन में आम चुनाव था। कंजर्वेटिव पार्टी सत्तारूढ़ थी और कंजर्वेटिव पार्टी को हारने की संभावना पूर्ण था कि हम हार जाएंगे, वापस सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अब ये लेबर पार्टी सत्ता में आएगी और लेबर पार्टी जब सत्ता में आएगी तो किस प्रकार से भारत में कमेटी गठन करेगा और रिपोर्ट क्या देगा, ये भविष्य की बात छोड़कर अपने ही रीजन में साइमन कमीशन गठन करने का फैसला किया। तो समय से 2 वर्ष पहले यानी 1927 में साइमन कमीशन गठन कर दिया। साइमन कमीशन, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। जब सूचना कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में फैसला करता है कि हम लोग साइमन का विरोध करेंगे, क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज हैं और अंग्रेज यदि इस भारतवर्ष के भीतर में होगा, यह नीतियां बनाने की बात करेगा और किस प्रकार का नीतिगत बात होगा, तो यह चीज उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि सभी सदस्य भारतीय, इसलिए मैं इसका बगावत कर रहा हूं। 3 फरवरी 1928 को साइमन बंबई के एयरपोर्ट पहुंचता है और उसके बाद वो भारत के क्षेत्रों में जाते भी हैं। साइमन गो बैक टू नारा लगाने की बात किया गया, चूंकि कांग्रेस का यह निर्णय था। 3 फरवरी 1928 के में जिस तरह से काले झंडे और विरोध का प्रदर्शन हुआ, वही क्रिया पूरी भारत में हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर में ही यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 1930, 1931, 1932 था और 1931 के दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसमें शरीक हुए थे। अब सवाल उठता है कि बिहार से साइमन का क्या सरोकार है। यदि बिहार हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले बात देखिए, 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो जारी किया गया था। इसमें बिहार के महत्वपूर्ण लीडर सर अली इमाम, डॉक्टर सजदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खान इस पर हस्ताक्षर किया था कि हाँ सही है, इसकी बगावत होनी चाहिए। पटना में साइमन कमीशन का नेतृत्व डॉक्टर इंदिरा प्रसाद कर रहे थे। इलाहाबाद में, लखनऊ में, इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में लाला लाजपत राय, सबको प्रस्थान पर नेतृत्व करने की विरोध करने के बाद दिया गया था। अब बिहार में ही सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन होता है। इसी आयोजन में यह निर्णय ली जाती है कि हम लोग इसका बगावत किस प्रकार से करेंगे। 9 दिसंबर 1928 को पटना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह करते हैं। स्वागत कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर सजदानंद सिन्हा जी थे। 12 दिसंबर 1928 को साइमन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। 12 दिसंबर 1928, ये एक टर्म कुछ दिन के लिए चले गए थे लंदन। 12 दिसंबर 28 को साइमन आयोग पटना पहुंचता है और पटना में हार्डिंग पार्क में इसका विरोध सामना किया गया है। गो बैक टू पेविलियन साइमन कमीशन, ये नारा दिया गया। लेकिन डुमराव महाराज इस साइमन कमीशन के सदस्यों को आतिथ्य सेवा उठाने के लिए, यानी उनको खाना खाने के लिए बुलाया था और वो समारोह में अपने लोगों को कतार में खड़ा किया था कि साइमन आएंगे, उनको आपका वेलकम करना है। उस दोनों कतार में कुछ विद्रोही भी शामिल हो गए थे और वहां भी उनके बगावत किया गया। लेकिन डुमराव महाराज सहायता किया। डुमराव महाराज बिहार का एकमात्र ऐसे राजा हैं इस सभी आंदोलन ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, भारतीयों का समर्थन उन्होंने नहीं किया। 1928 को फिर साइमन पटना होते हुए कलकत्ता चले गए और एक पार्ट में जो आए थे वो रांची होते हुए कलकत्ता पहुंच गए। अब बिहार में उग्र राष्ट्रवाद बंगभंग आंदोलन की देन है, जो बिहार में भी पहुंचा था। अनुशीलन समिति से काफी प्रभावित था, जिसमें प्रीतिलता बदादार
और कल्पना दत्त जैसी महिलाएं भी इसमें शामिल थे। इसी से संबंधित आपका कौन एक नेता शामिल थे जो बाद में उनको छोड़ दिए जाते हैं तो संन्यास लेकर के पांडिचेरी चले गए? अरविंदा घोष, वो भी थे, इस समिति के सक्रिय सदस्य थे। 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर ने किया था, जो अभी आपके नाला रोड में पटना में अभी भी स्थित है। 1913 में सचिन सान्याल पटना से प्रभावित होकर के सचिन सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था। 30 अप्रैल 1908 को आपको जो बिहार में जो घटना घटता है कि DH किंग्सफोर्ड, दरअसल वो बंगाल में उनकी पोस्टिंग थी, छोटी छोटी मामले में बड़ी सजा मुकर्रर करता था। तो क्रांतिकारियों को लगा कि इनकी हत्या कर दिया जाए। यह सुराग कहीं न कहीं सरकार के पास पहुंचता है कि क्रांतिकारी यहाँ संगठित हो गए हैं, इसलिए किंग्सफोर्ड को ऐसा किया जाए कि ट्रांसफर ही कर दिया जाए। उनकी ट्रांसफर बिहार के मुजफ्फरपुर में कर दिया गया। अब वहां से मारने की साजिश बंगाल से ही शुरुआत हुई। बंगाल में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मारने का फैसला किया और यह अधिकृत किया कि हम लोग उसको मार देंगे। कंपनी बाग में ही एक उनकी आवास थे, उसी आवास में ये उनका था। तो दूर से ही एक घोड़ा गाड़ी आ रहा था, तांगा गाड़ी, लगा कि ये इसी में बैठा, उसी से निकला तो तांगा उसी का होगा, तांगा गाड़ी पर बैठा। लेकिन उस तांगा पर उस सवार नहीं था, इसमें 2 महिला सवार थी। आपको बता दें कि इसमें मुजफ्फरपुर के वकील पिंगली कैनेडी थे की पत्नी थी और बेटी थी, मिस कैनेडी और मिसेस कैनेडी थी। बम फेंका दूर से, पहचान नहीं पाया, बच्चे थे दोनों। वहीं पर खुदीराम बोस स्मारक बनाया भी गया है प्रफुल्ल चाकी के साथ। मुजफ्फरपुर जब आप जाए तो आप देख सकते हैं, उनका राजीव गांधी की सरकार ने बनाने का वहां ऑर्डर दिया था, राजीव गांधी ने ये ऑर्डर दिया था वो। तो मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी वहां मारे गए। वहां पर सरकार ने इस पर मुकदमा दर्ज, ये यहां से भागे और भागते भागते समस्तीपुर की ओर चला। वहीं खुदीराम बोस स्मारक जो रेलवे हॉल्ट है उसी पास में एक कुछ लंच मुरही वगैरह खा रहे थे, वहीं पर पकड़े जाते हैं। 2 सिपाही इन्हें पकड़ता है, खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन तक चला गया। वहीं प्रफुल्ल चाकी को त्रिगुण चरण घोष ने समझा, त्रिगुण चरण घोष ने समझा और उन्हें पनाह दिया है और फिर वह छोड़ दिया उसको, आप वापस चले जाओ घर। लेकिन मोकामा में अपना हत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी को सिर काट करके कलकत्ता भेजा गया, शिनाख्त हुई कि हाँ यही है। इधर खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिलता है। इनके वकील कालिदास बसु जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, बचाव में आते हैं लेकिन बचाव नहीं पाया और न्यायाधीश कर्डक ने फांसी की सजा सुना दिया। फांसी मिल जाती है और जिस जेल में रखे थे उस जेल का नाम भी वर्तमान में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर रखा गया, जो मालीगांव मुजफ्फरपुर में है। नवंबर 1928 में जैसे डकैती कांड, सरकार के खजाना को लूटना, यह कांड की वारदात होने लगी। तो दलसिंह सराय केस हुआ था, दलसराय में लूटा गया सरकारी खजाना। बाद में सरकार को पता चल जाता है, सभी को पकड़े भी जाते हैं। 15 जून 1936 को फिर ये हाजीपुर में मेल ट्रेन को लूटने के क्रम में मेल ट्रेन में उसको लूटा गया, लेकिन सरकार ने अपने फोर्स की सहायता से बचा लिया, वो लूटकांड नहीं हुआ। आगे मजदूर आंदोलन से एक बात आता है कि कांग्रेस के भीतर भी समाजवादी था, कांग्रेस के बाहर भी समाजवादी था। कांग्रेस के भीतर की जो समाजवादी थी यह मजदूर आंदोलन से प्रभावित होकर के बनाया था। इसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के प्रयास से हुआ था। 20 अक्टूबर 1940 को, ये सब डेट याद रखिएगा, पटना में युवक संघ 1927 में मणिक चंद्र राय की अगुवाई में गठित किया गया था। और मेजर कांड तो सब कुछ हो ही गया इसमें। 1934 में जो भूकंप आया, 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया, यह काफी त्रासदी था। इसमें गांधी जी भी आए थे। हजारीबाग जेल में बंद थे राजेंद्र प्रसाद जी। स्वास्थ्य प्रभावित हो जाने के कारण उनको डॉक्टर ने कहा इन्हें अब रिहा कर दिया जाए। तो रिहा हुआ तो पीएमसीएच में इलाज कराए और उसके बाद वो हजारीबाग गए, मुंगेर गए।
मुंगेर में जाने के बाद बड़े ही उल्लेखनीय काम किया उन्होंने। फिर वो रिलीफ फंड, बिहार रिलीफ फंड की गठन किया। इलाहाबाद रिलीफ फंड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यात्रा करने को कहा, यथोचित सहयोग करने को कहा था। ये 10 दिन की यात्रा पर पंडित नेहरू भी यहां पहुंचे थे। 11 मार्च 1934 को यह फंड की स्थापना, गांधी जी आए थे पटना। 27 को छपरा गए थे, 27 मार्च को, और 28 को सीतामढ़ी, 29 तारीख को सीतामढ़ी और 31 तारीख को मधुबनी। इसी प्रकार से बिहार के क्षेत्रों की यात्रा की और वहीं पर गांधी को एक लाठी दिया गया, 102 वर्षीय बुधन पासवान द्वारा दिया गया। घोरहट गांव जो गंगा किनार पर है, फटी मियां द्वारा बनाए गए लाठी गांधी जी को दिया गया, जो गांधी जी जीवन भर रखे थे। लाठी देने के पीछे कारण था कि जो भूकंप की त्रासदी थी, वहां रोड फट चुके थे, रोड से पानी और बालू निकल रहा था, तो कितनी गहराई है ये पता लगाना कठिन होता था। तो पार करने के लिए एक लाठी, एक सहारा के लिए गांधी को दिया गया। फिर इसे गांधी जी अपने साथ रखे थे, जो गांधी की थॉट के रूप में आता है कि बड़ी लाठी आत्मरक्षा के लिए है, किसी को मारने या प्रताड़ने के लिए नहीं होता। तो गांधी की थॉट का साथ आया, इसलिए गांधी को महात्मा बिहार ने बनाया। लाठी भी बिहार ने ही दिया। ये बिहार का इतिहास है जहां इसका अपने आप में एक ऐसा व्यवस्था है जिस व्यवस्था को, मॉडर्न हिस्ट्री को एक व्यवस्थित करने में योगदान दिया है। चलिए अब आप इसको हमारे साथ सुर में सुर मिलाइए। असहयोग आंदोलन, खिलाफत कमेटी सबसे पहले असहयोग प्रस्ताव पास करके गांधी जी को कहा गया कि गांधी जी आप असहयोग आंदोलन चलाइए। लेकिन तुर्की का समीकरण निकल जाने के बाद कांग्रेस फैसला करती है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना है। अब यहां देखिए, 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी यह सबसे पहले निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन चलाएगा और यह गांधी जी को अधिकृत किया। इसलिए मैं डेट को आंदोलन से समेटकर इस आंदोलन में खींच लिया। 9 जून 1920, ये डेट आपको याद रखना है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया, यानी यह असहयोग आंदोलन यहां पर प्रारंभ हो जाता है। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लेता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन चलावे। अब है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, क्या रीजन था कि गांधी असहयोग आंदोलन चलाया। हम इससे पहले जो भी आंदोलन पढ़ रहे थे वह क्षेत्र विशेष से जुड़ा आंदोलन था, चाहे वो बंगभंग आंदोलन था तो क्षेत्र विशेष से जुड़ा था, या जो भी जनजातीय आंदोलन था तो क्षेत्र विशेष से जुड़ा था। यह पहला आंदोलन है जो पूरे भारत में चलाया गया। अब राष्ट्रवाद के विकास हुआ जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस पूरे भारत का रिप्रेजेंट करने लगा। तो अब यहाँ देसी रियासत के जो प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हुए या ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते रहे, लेकिन अब एक मानचित्र पर, भारतीय राजनीतिक मानचित्र पर भारतीयों द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। तो पहला आंदोलन गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन का रूप माना जाता है। कारण क्या था, सरकार के आश्वासन, सरकार जितनी आश्वासन देती थी अधूरी रह जाती थी, उसकी पूरा नहीं होता था। आम जनता में आक्रोश बढ़ने लगा था, ये बगावत करने का फैसला किया, नंबर 1। दूसरा, सरकार की कुकृति, इस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉल एक्ट जैसी घटना घटा और इस पर सरकार ने जो कमेटी गठन किया, वो कमेटी की जो रिपोर्ट था वह भारतीयों पर जले पर नमक छिड़कने के बराबर था। तो एक आक्रोश की भावना बलवती होती जा रही थी, तो आंदोलन चलाने का दूसरा कारण बना। तीसरा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार में दोहरी शासन उसकी सबसे बड़ी नीतियां थी। इस शासन से भी सरकार के आम जनता को जो है वो एक निराशाजनक स्थिति लाया। जो जनता उम्मीद करती थी, इस उम्मीद पर भी खरा नहीं उतर पाया। आपदा के समय सरकार को जो राहत कार्यक्रम चलाना चाहिए था वह राहत नहीं चलाई जाती थी। अभी तो सरकार निष्क्रियता दिखाई पड़ी। तो आखिर यह सरकार किस चीज का टैक्स लेती है, कर नहीं दो का आंदोलन चलाने की बात आया। तो ये काफी पूरा भारत मानचित्र में यह चारों कारण समाहित हो गया था और आंदोलन की करवटें लेने लगी थी। अप्रैल 1920 में पटना में शौकत अली के अगुवाई में एक सभा होती है। इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, देखिए पहली बात है कि अगस्त में शुरुआत हुआ है गांधी जी द्वारा, लेकिन अप्रैल 1920 में पटना में शौकत अली
की अध्यक्षता में एक सभा आयोजन की जाती है कांग्रेसियों का। ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरुल हक, शाह मोहम्मद जुबैर, मौलाना नूरुल हसन, सजदान सिन्हा, हसन इमाम, सरफराज हुसैन खान, जो उस समय बिहार के महत्वपूर्ण लीडर हुआ करते थे, यह इस सम्मेलन में शरीक होता है। कौन कौन शरीक हुआ? असहयोग आंदोलन के समय बिहार का कौन कौन नेता शामिल था, कौन नहीं था, ऐसे करे भी क्वेश्चन देगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। या प्रायः ये सारे के सारे नेता देखा जाए तो चंपारण आंदोलन से भी शरीक था। यह नेता शरीक हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 28 से 29 अगस्त 1920 को, जिसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगस्त प्रस्ताव, यह असहयोग प्रस्ताव जो है धरणीधर प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस जब ये घोषणा करेगा तो हम लोग भी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो पहला यह बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी जो असहयोग प्रस्ताव को रखा और अनुमोदन मोहम्मद जुबैर ने किया। गुलाम इमाम और गौरव प्रसाद जैसे नेताओं ने इसका स्वीकार कर लेता है। लास्ट में भागलपुर सम्मेलन जब होता है, इसमें सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जहां की यहाँ की कांग्रेस कमेटी ने सबसे पहले असहयोग प्रस्ताव को पारित किया। और भागलपुर में जाकर, भागलपुर जो दूसरा सम्मेलन हुआ, इसमें सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में असहयोग कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था और इसमें चुनाव बहिष्कार और उसके एजेंडा जो गांधी जी का था, एजेंडा को लागू करने की बात कही। मौलाना मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, धरणीधर प्रसाद, इस बहिष्कार करने में ये मुख्य रूप से उनकी भूमिका निभाया। अब यहां पर एक बात देखिए, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी ने कहा था कि भारतीयों द्वारा दस्तकारी शिक्षा दिया जाए, भारतीयों की शिक्षा हो। अंग्रेज हमारे छात्रों को भी दिशाहीन कर रहा है, ये दिशाहीन शिक्षा उचित नहीं है। इस संदर्भ में आपका विद्यापीठ की स्थापना की गई। 6 फरवरी 1920 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। इसमें कुलाधिपति मजरुल हक को बनाया गया। किसको कुलाधिपति बनाया गया? मजरुल हक। और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया और प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पटना गया रोड पर इसकी स्थापना किया गया था इस विद्यापीठ का। 5 जनवरी 1921 को राजेंद्र प्रसाद ने ही इसका मूल कार्यकर्ता की भूमिका निभाया था और पटना गया रोड पर यह स्थापित हुई थी। मजरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना किया था इसी समय में। जमीन खैरुद्दीन, जिसको खैरू मियां कहा जाता था, जमीन दिया था और उस पर अपना घर बेच करके मजरुल हक साहब ने वहां पर घर बनाया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अभी फिलहाल कार्यालय चल रही है। सदाकत आश्रम में 2 काम हुआ। पहला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो माइग्रेट करके वहां गए थे उसको पनाह दिया गया और उसके द्वारा तो शिक्षा आरंभ करा दिया गया। दूसरा कार्य यह था, उसी छात्र के द्वारा चरखा बनाने की बात हुई और 15,000 चरखा निकाल करके गांव में इसको सुदूर क्षेत्र में बांटा गया ताकि सूत काटे और सूत काट करके अपने जितना वस्त्र पहनते हैं या कम से कम लोगों को वस्त्र पहनना चाहिए। राष्ट्रीय पाठशाला में मैट्रिक से लेकर के प्राथमिक विद्यालय क्लास 1 से मैट्रिक तक का शिक्षा दी जाती थी और महाविद्यालय में इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक की शिक्षा देने की परंपरा आई थी। चक्रधरपुर एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध में धोबी ने काम करना छोड़ दिया था और वहां पर नाई धोबी कांड हुआ था। चक्रधरपुर जो हजारीबाग में है। उसके बाद कहता है कि अक्टूबर 1921 में आरा में मोहम्मद शफी कराची प्रस्ताव को स्वीकार किया था और इसमें कहा गया था प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होगा तो बिहार भी आएंगे और हम लोग सब के सब इसका बगावत करेंगे और विरोध करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार कब आया, ये डेट याद रखना, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत बिहार आते हैं। इसी समय ताना भगत आंदोलन चल रहा था हजारीबाग में। ताना भगत आंदोलन में गांधी जी के साथ शरीक हुआ। महात्मा गांधी के जब पटना आगमन होता है तो उन्होंने कुछ नेताओं को अधिकृत किया कि आप उस क्षेत्रों की कमान को संभालिए और ये जन जन तक प्रचार का माध्यम बनाइए जिससे असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य की ओर चल पाए। इसमें था गोरख प्रसाद चंपारण,
ब्रजकिशोर प्रसाद दरभंगा, कृष्ण प्रकाश प्रसाद सिन्हा गया, गदाधर प्रसाद भागलपुर, बजरंग सहाय हजारीबाग, मोहम्मद सफी मुजफ्फरपुर, जकारिया हाशमी सारण, मोहम्मद जुबैर मुंगेर। यह मूलतः यह प्रभाग दे दिया गया था कि आप यहाँ के आंदोलन में लोगों को शरीक कर रहे काम करेंगे। अशोक आंदोलन बिहार में बहुत ही तेजी से प्रभाव डाला था। बिहार में एक बात और याद रखना, नशा मुक्ति आंदोलन डुमराव महाराज यानी डुमराव के क्षेत्र में भी हुआ था और वहां पर यह आंदोलन बड़ी ही रूपरेखा के साथ प्रस्तुत हुआ था। महात्मा गांधी जब बिहार आए थे तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था, कौन कौन नेता आए थे? कौन कौन नेता आए थे? मौलाना आजाद और दूसरा शौकत अली थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर देता है चौरी चौरा कांड घटना करने के बाद। चौरी चौरा कांड घटना कब हुआ? आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आधार पर गांधी को हिरासत में लिया गया। गांधी हिरासत में कब आए? 10 मार्च 22 और उनके बाद 26 जुलाई को किसको मजरुल हक को, बिहार का सुप्रीम लीडर, जिन्हें गिरफ्तारी हो गई थी। इस प्रकार से यह आंदोलन बिहार के अनेक क्षेत्रों तक फैला और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत बड़ा भूमिका निभाया, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय से पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। असहयोग प्रस्ताव बिहार में 2 कांग्रेस सम्मेलन में इसकी पुष्टि प्रस्ताव रखना और संपुष्टि हुई। पहला कौन सा? पटना में। और प्रस्ताव कौन रखा था? शौकत अली रखा। इसकी पुष्टि कहां हुआ था? जस्ट 1 साल के बाद भागलपुर में। भागलपुर प्रादेशिक कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? अब आप लोग जवाब दीजिए, आप इधर नहीं देखोगे। असहयोग आंदोलन में कौन कौन नेता मुख्य रूप से शामिल था? एक बात और था, कौमी सेवा दल का गठन 27 नवंबर 1921 को किया गया था। इसका काम था प्रदेश में शांति और अमन का रास्ता दिखाना, उस राह पर चलना। कौमी सेवा दल का मुख्यालय कहां बनाया गया था? मुजफ्फरपुर में। एक चीज था, इसमें से कौन सा ऐसा नेता था जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद वो त्यागपत्र दे दिया था? बिहार में कौन सा ऐसा नेता था जो गांधी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी हार्दिक तहेदिली इच्छा नहीं थी कि बिहार में? और उसके बाद सरफराज हुसैन, हसन इमाम, ये मूलतः था। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया? 1920 को। हिंदू कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन की नीतिगत तथ्य था जिसमें असहयोग कार्यक्रम की संपुष्टीकरण कर दी गई थी। कलकत्ता, नागपुर। बिहार में सदाकत आश्रम से राजनीतिक केंद्र की भूमिका निभाने वाला कौन था? मजरुल हक। वहां से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था मदरलैंड पर एक बैंड लगाया गया था। इस बैंड में यह भी कहा गया था इन पर 1000 रुपया और 3 महीने कैद की सजा, दोनों में से एक सजा भुगतना है। यह कौन सा सजा भुगते थे? सब तो लोग अभी सामने में है तो जवाब तो लोग दे ही देता। प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार आगमन कब हुआ? 22। अच्छा, प्रिंस ऑफ वेल्स का बगावत किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन ने किस सम्मेलन में निर्णय लिया था? किस अखिल भारत किस कांग्रेस किस प्रस्ताव का यह समर्थन था? कराची प्रस्ताव था, जिस कराची प्रस्ताव का यहां समर्थन किया गया था। और यहां पर कांग्रेसियों का सम्मेलन कहां पर बुलाया गया? आरा में बुलाया गया था, जिसमें फैसला लिया गया।
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी बड़े सोची समझी प्लान के तहत चलाया था कि नमक हर घर, परिवार और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने नमक को चुना था। वायसराय से कहा कि ठीक है, आप हमारी मांग को जब आपने पूरा नहीं किया तो एक बात करिए कि हमें नमक बनाने का आदेश दे दीजिए। इस पर वायसराय मीटिंग करता है कि गांधी एक मुट्ठी नमक बनाना क्यों चाहता है। उसमें से अंत में निर्णय लेता है कि एक मुट्ठी नमक बना के गांधी जी क्या करेगा। आदेश मिल जाता है। साबरमती आश्रम से गांधी जी 5 अप्रैल को रवाना होते हैं और ये पैदल यात्रा करते हैं। खुद को पता है गांधी को कि हमें आंदोलन करने जाना है। ये डेट याद रखिएगा, 15 फरवरी 1930 को अहमदाबाद वर्किंग कमेटी ने निर्णय दिया कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन आप चला सकते हैं। 12 मार्च 1930 को 78 साथियों के साथ गांधी जी साबरमती के आश्रम से रवाना होते हैं दांडी की ओर। इसमें गांधी जी को जोड़िएगा तो 78 प्लस 1 कितना हो गया 79 व्यक्ति। साथी मतलब गांधी का साथी 78 साथी। क्वेश्चन के स्वरूप पर ध्यान रखना है। 5 अप्रैल को 1930 को गांधी दांडी पहुंचते हैं शाम के समय। 6 अप्रैल 1930 को गांधी समुद्र में जाकर समुद्री जलवाष्प से एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून को भंग किया। पूरी भारत में कांग्रेस की कमेटियां ने भी पहले से ही तय हो चुका था कि गांधी जी ये आंदोलन करेंगे तो हम लोग भी चलेंगे आंदोलन करने। लेकिन जहां समुद्र नहीं, ऐसे बिहार में समुद्र नहीं था, तो ऑलरेडी नमकीन मिट्टी से कानून बनाया जाएगा, कानून को तोड़ा जाएगा, लेकिन तोड़ा जाएगा। इसमें था क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेंगे। 2, 4, 5 गांव से जब हम क्रॉस करेंगे तो वहां के लोग भी देखेगा कि क्या चीज हो रहा है, क्यों लोग जा रहे हैं। एक स्वराज की विषय वस्तु को और आंदोलन के एक क्रियात्मक रूप को एक सांकेतिक प्रणाली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि स्वराज की भावना प्राप्त करेगा लोग और आजाद भारत होगा। इस 79 साथी में एकमात्र बिहारी थे। इसमें दरभंगा के थे गिरिवर चौधरी, और गिरिवर चौधरी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। कुशेश्वर स्थान दरभंगा के रहने वाले थे, एकमात्र बिहारी थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को भंग किया। बिहार में इधर राजेंद्र प्रसाद जी कमर कस चुके थे, कांग्रेस को जानकारी दे चुके थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसकी कार्यक्रम को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बिहार आगमन होता है, 3 दिवसीय यात्रा आते हैं, यात्रा करते हैं, और यात्रा करने के बाद यहाँ के जनमानस को और भी उत्तेजित कर दिया। नमक सत्याग्रह की शुरुआत देखा जाए तो चंपारण तथा सारण से बिहार में होता है। चंपारण में जो आंदोलन हुआ, बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में 13 जत्था पहला चला था। इसमें राजेंद्र प्रसाद की विदाई किया था, जो गांव से गुजरा था। उसमें अखिया, यदि आप लोगों उस एरिया में से तो लड़का आया कि नहीं, अखिया, समेरा, सुगौली, माधोपुर, शेवड़िया, जोकरिया होते हुए ये बेतिया तक 11 अप्रैल को पहुंचे थे। एक जुलूस एकता पे चल पड़ा था। फिर जोगापट्टी, मोतिहारी, बेतिया, ढाका, सुगौली, गोविंदगंज, रक्सौल, बेतिया से दूसरा जत्था चला था। इस प्रकार से पूरा चंपारण ये गांधीमय हो गया था। यहां पर 5 थाना जो था, मेजर थाना जी वर्तमान में जाना जाता, 5 थाना में चौकीदारी टैक्स हुआ, और चौकीदारी जो इस सरकार का यहाँ समर्थन कर रहा था, चौकीदार उसके यहाँ जाकर पहरा देना बंद कर दिया था। सारण में बरेजा, गोड़ियाकोठी, हाजीपुर में यह हुआ था। बरेजा में 6 अप्रैल, गोड़ियाकोठी में 7 अप्रैल और हाजीपुर में 8 अप्रैल 1930 के आंदोलन हुआ। गिरीश तिवारी, भरत मिश्र और चंद्रिका सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और सारण में 12 स्थानों पर नमक कानून का ठिकाना बनाया गया था। मुजफ्फरपुर 7 अप्रैल 1930, रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह यह यात्रा की, जो शिवहर से यानी मुजफ्फरपुर से शिवहर की यात्रा, ये पहला जत्था जाना था। हालांकि इसकी संवेदना इससे पहले था कि मुजफ्फरपुर में तिलक मैदान में 6 अप्रैल को रामदयालु सिंह की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था, और जेबी कृपलानी जो उसमें वरिष्ठ लीडर हुआ करते थे,
जेबी कलीवार ने सभी को तिलक लगा करके सारे सत्याग्रही को स्वागत किया। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में 30 स्थानों पर सत्याग्रह का केंद्र बनाया गया था। ये काफी एक मार्मिक स्थान था। आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका का आधार बनाया था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को मंगल तालाब सिटी में है, वहां से नखास पर 2 मील पूरब की यात्रा है, पूरब है, वहां पर केंद्रित किया गया कि पटना के विभिन्न क्षेत्रों से आकर के हम लोग यहाँ पर नमक कानून को तोड़ेंगे। इसमें अंबिका चरण सिंह इस जत्था का नेतृत्व, पहला जत्था का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर दिया गया। दूसरा जत्था रामवृक्ष बेनीपुरी कर रहे थे, गुलजार बाग के पास इन्हें गिरफ्तार कर ली गई। तीसरा जत्था जमुना प्रसाद कर रहे थे, जो गुलजार बाग से नखास पेड़ तक यही एक जत्था जो पहुंच पाया, नमक कानून का उल्लंघन किया। 13 अप्रैल को जगत नारायण लाल बीटा हरा से आंदोलन शुरुआत किया था, लेकिन आंदोलन काफी सक्रिय रहा। 22 मई 1930 को विट्ठल भाई पटेल पटना पहुंचे थे। यहाँ पर आंदोलन काफी सक्रिय भूमिका में आ चुका था। 23 अप्रैल तक बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो चुके थे। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह और 17 अप्रैल को यह आंदोलन किया था, जो पिपरा तक जाना था। पिपरा इस आंदोलन का एकमात्र ऐसा स्थान है जो प्रत्येक दिन आंदोलन होता था। पुलिस सारे सामग्री को छीन लेता था, लेकिन फिर भी आंदोलन यहाँ जारी रखा। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में हुआ था। 17 अप्रैल को से 23 अप्रैल तक यह आंदोलन किया था। इसमें से ये वहां के आसपास के क्षेत्रों को सक्रिय किया था, जिसमें बेगूसराय का भी एरिया था, जिसमें आंदोलन का आधार बनाया था। इसे गिरफ्तार करके सरकार ने हजारीबाग जेल में रखा। भागलपुर में महादेव लाल सर्राफ और दीप नारायण अग्रवाल, ये 2 मुख्य नेता थे। आंदोलन किया और इसके पीछे में बहुत सारे सत्याग्रही आ गया। देवघर में वीरेंद्रनाथ झा और शशि भूषण राय की अगुवाई में आंदोलन हुआ था। इस प्रकार से 7 अप्रैल 1934 को गांधी ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था। इसका बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी समर्थन कर दिया। आंदोलन पूरा खत्म हो जाता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 8,681 व्यक्ति टोटल गिरफ्तार हुए थे। और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो वास्तविक रूप से स्वराज की व्यवस्था को एक आंदोलन का रूप छेड़ दिया। और यह आंदोलन निश्चित रूप से आजादी की ओर जाने लगा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 टर्म में हुआ था। पहला टर्म में गांधी आंदोलन स्थगित करता है, फिर गांधी जी बाद में आंदोलन फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन जनता की निष्क्रियता को देखकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस बीच में किसान आंदोलन के नेतृत्व में ये बिहार व्यवस्थाएं चली थी। अब इसकी चर्चा दूसरा दिन करके रिवीजन कर देंगे, जहां देश को आजाद हो जाएगी।